चलिए, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। हाँ सर जी। देखिए, स्क्रीन में हमने क्या लिखा है, तो हमने फर्स्ट लिखा है कि करंट अफेयर्स को तो हम देखेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग जो अभी सबसे बर्निंग टॉपिक है और उस टॉपिक से संभवतः 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी ये होगी कि पहले उस टॉपिक को हम खत्म कर लें। आज तक के रिलेटेड जो भी आपके कोविड से रिलेटेड फैक्ट हैं और जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, है कि नहीं? तो सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि जो कोरोना वायरस है उसका ओरिजिन कहां से हुआ है। तो ओरिजिन 3 बता रहा हूं, एज पर चॉइस आप अपने जो ऑप्शन है उसमें टिक मार्क कर सकते हैं। अगर देश की बात पूछी जा रही हो तो आप चाइना पर टिक लगाएंगे, अगर उसके स्टेट की बात पूछी जा रही हो तो आप हुबई पर टिक लगाएंगे, और अगर सिटी की बात पूछी जा रही हो तो आप वुहान शहर पर टिक लगाएंगे। ये जो मैंने फर्स्ट फैक्ट बताया, ये समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। यस यस, सिटी 1, हुबई इज द स्टेट एंड चाइना इज द कंट्री। जैसा चॉइस वैसा काम। दिस इज फर्स्ट फैक्ट रिलेटेड टू कोरोना वायरस, क्योंकि ओरिजिन ही यहीं से हुआ, और ओरिजिन होने के बाद हमारे इंडिया में भी आएगा ही आएगा। स्वाभाविक सी बात है। तो आपके 28 स्टेट या फिर 8 जो यूनियन टेरिटरी है उसमें कहां पे आया? तो उस राज्य में सबसे पहले आया जो राज्य साक्षरता के आधार पर सबसे बड़ी राज्य है, सबसे बड़ा परसेंटेज आपके किसी राज्य का है, तो वो राज्य कौन सी है? केरला। तो केरला का एक स्टूडेंट था जो वुहान यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहां से बेचारा आया और हमारे लिए वो फर्स्ट जो कोरोना वायरस का पेशेंट था वो बन गया, और आपके करंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि फर्स्ट जो आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आपके इंडिया में आए थे वो कौन से शहर से आए थे? राइट आंसर इज तमिलनाडु ना? कौन सा? केरला सर। केरला। ओके, केरला, वेरी गुड। चलिए, तो ये तो हो गई ओरिजिन। एक तो हमने चाइना में ओरिजिन करवा दिया, इंडिया में हमने इसको बुला लिया। अभी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो ये जो कोरोना वायरस है, इसका वायरस का नाम क्या है? तो वायरस के नाम में कभी भी हम कोरोना को टिक नहीं करेंगे। द एक्चुअल वायरस जो सबसे पहले 2002 में ही चाइना में आया था। देखिए, हम 2021 में खड़े हैं, 2019 में कोरोना एग्जैक्टली भारत में आया, लेकिन एग्जैक्ट जो ये वायरस था ये 2002 में आया था, चाइना में आया था। अगर ये बात इंपॉर्टेंट नहीं रहती, मैं किसी भी कंडीशन में इस पीडीएफ में शामिल नहीं किया हुआ होता, लेकिन पीडीएफ में भी शामिल किया है। आपको बता भी रहा हूं कि सबसे पहले वो वायरस जिस वायरस का नाम और उसका फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वायरस 2002 में ही चाइना को हिट किया था। नाम था उस वायरस का SARS-CoV-2। ये नाम किसने दिया, क्यों दिया, किस कारण से दिया, इसके पचड़े में हमें नहीं पढ़ना है कि सर सार्स नाम क्यों दिया, सीओवी नाम क्यों दिया, 2 नाम क्यों दिया। हमें सिर्फ ये जान के रखना है कि SARS-CoV-2 जो ओरिजिन हुआ था वो चाइना में ही हुआ था, लेकिन आज से संभवतः 20 साल पहले हुआ था, 2002 में हुआ था। एंड द फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कोविड का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या आंसर दीजिएगा? कोविड का आंसर क्या है फुल फॉर्म? कोरोना वायरस। एनी वन ऑफ यू? कोरोना वायरस सर। कोरोना वायरस डिजीज। नहीं, जिसने भी बोला कोरोना वायरस इज रॉन्ग आंसर। देखिए, आपके ऊपर में ही लिखा है हमने कि कोविड का फुल फॉर्म क्या है। सिर्फ कोरोना वायरस नहीं बोलने का भाई, डी फॉर क्या, दिल्ली बोलिएगा क्या? नो सर। हाँ, आंसर इज कोरोना वायरस डिजीज 19, क्योंकि 2019 में हिट किया था। तो कोविड का फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, लेकिन कोविड का तो ये फुल फॉर्म हमने दिया, लेकिन एक्चुअल जो हमारा ये था, जो वायरस था उसका नाम था SARS-CoV-2। द फुल फॉर्म ऑफ सार्स इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। थोड़ा सा टफ है, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, याद करना ही पड़ेगा। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी, क्यों रेस्पिरेटरी है? क्योंकि कोरोना वायरस जब इंटर करता है तो एग्जैक्टली हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही, मतलब हमारे लंग्स को ही वो खराब करता है। तो ये अच्छी बात यह है कि रेस्पिरेटरी जो श्वसन तंत्र है उससे आप कम से कम आर का तो आप फुल फॉर्म जान सकते हैं कि रेस्पिरेटरी होगा। जो हमारी जो भी हम सांस लेते हैं, जो लंग्स के थ्रू हम लेते हैं, तो उसके लिए रेस्पिरेटरी है। सिंड्रोम, तो आपने ऐसे भी एड्स का फुल फॉर्म याद किया होगा। एड्स का फुल फॉर्म किसी को मालूम है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। वो जो सिंड्रोम है वो यहाँ भी है। कोरोना वायरस तो आपको मालूम ही है। सिर्फ सीवियर एक्यूट आपको याद रखना है, दैट्स इट।
रिस्पिरेटरी है, सिंड्रोम वेल नोन है, कोरोना वायरस तो आप जानते ही हैं। सिर्फ साथ में क्या याद रखना है, सीवियर एक्यूट। बाकी आपके चॉइस में जब आपके नजरों के सामने वो आएगा तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि सर ने विस्तार से इसके बारे में हमें बताया था। आगे हम चलेंगे तो आप जानिए कि इस कोविड को हमने ये कोविड नाम क्यों दिया। तो बेसिकली क्राउन देखा है ना, जब मिस यूनिवर्स या मिस वर्ल्ड क्राउन या फिर कोई देश का जो राजा है वो क्राउन, मतलब जो ताजपोशी होती है, जो मुकुट पहनता है, उसको अगर आप सही ढंग से देखिएगा, या मिस वर्ल्ड मिस इंडिया को आप देखेगा तो उसके जो क्राउन होते हैं, उसकी जो ताज होती है, उसमें वो ऊपर का जो वायरस का जो आपने देखा होगा, वायरस का फोटो बहुत जगह आपने देखा होगा, तो उसका जो आकार है, उसका जो शेप है, तो क्राउन के ही शेप के आधार से निकाल के हमने इस कोविड का नाम कोरोना दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसका आंसर मैंने स्पष्ट लिखा भी है। व्हेन व्यूड अंडर ए माइक्रोस्कोप कोरोना वायरस अपीयर्स टू हैव क्राउन लाइक स्ट्रक्चर एंड द लैटिन वर्ड कोरोना, क्राउन का जो लैटिन वर्ड है वो कोरोना है, इस कारण से हमने इसका नाम कोरोना वायरस दिया है। आपको इस सब से कोई भी मतलब नहीं है, आपसे पूछा जाएगा कि कोरोना का नाम हमने किस आधार पर दिया है, आपके पास ऑप्शन आएंगे, उस ऑप्शन में आपको क्राउन आएगा, कैप आएगा, या फिर कोई भी अदर वायरस का नाम दे देगा। उस कंडीशन में आपको वो स्ट्रक्चर पर टिक लगाना है जो स्ट्रक्चर आज के डेट में आपको कोरोना वायरस का दिखता है, दैट इज क्राउन। क्राउन का जो लैटिन वर्ड है उसको हम कोरोना कहते हैं, इसका अर्थ हमने कोरोना नाम दिया है। इससे ऊपर वाली फैक्ट में हम आए तो आपको ये मालूम चलेगा कोरोना वायरस एक पैंडेमिक है, जिसको हमने कोविड-19 का नाम दिया, वो एक पैंडेमिक है। देखिए, इपिडेमिक होता है, पैंडेमिक होता है, तो पैंडेमिक जब मल्टी नेशन में कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है तो उसको जो सबसे सर्वोच्च संस्था है हमारे वर्ल्ड में, उसका नाम है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1948 में जिनेवा में किया है। तो इस WHO ने, यहाँ पे मैं डेट आपको बताना चाहूंगा, जिस डेट का यहाँ पे जिक्र मैंने आपको PDF में भी किया है, वो डेट मार्च की 11 तारीख है। किस दिन कोरोना वायरस को, कोविड को हमने पैंडेमिक, WHO ने पैंडेमिक बनाया है, वो डेट है मार्च 11, 2020। आपसे पूछा जाएगा कोरोना कोविड-19 इज ए पैंडेमिक डिक्लेयर्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ICMR, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या फिर UNO, या फिर WHO। कहाँ पे लगाइएगा? ICMR ना, WHO। ठीक है। WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग में है या वाशिंगटन DC में है? जेनेवा स्विट्जरलैंड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, यहाँ तक के चीजों में कोई दिक्कत आपको आया? 5 बात अभी तक हमने बताई है, 5 बात समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अभी हम ऐसा आप ना समझें कि सर कुछ भूल गए हैं और डायरेक्ट आज पढ़ाने की शुरुआत कर दी है, ऐसा मैं कतई नहीं कर सकता हूँ। मैं चलता हूँ कहाँ के पास? मैं चलता हूँ डिम्पल जोशी के पास। ये एक्टिव है, बहुत दिनों से कंटिन्यू भी रहती हैं। वेरी गुड जोशी मैडम। जोशी मैडम, आवाज आ रही है तो माइक को अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? यस सर। मुझे NBFC खोलना है, कितने पैसे लेके आऊं? हाँ, कितने करोड़ मैडम? कितने करोड़? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एनीवे, ठीक है। 2 करोड़ जान के रखिए कि 2 करोड़ जो है मतलब 200 लाख इज द मिनिमम अमाउंट, इज द रिक्वायर्ड पेड अप कैपिटल फॉर NBFC। चलिए, ओरिजिन को हमने देख लिया, हमने उस ओके, ठीक है, गुड। हमने ओरिजिन को देख लिया, हमने आपके जो वायरस है उसको देख लिया, किसने उसे पैंडेमिक डिक्लेयर किया उसे हमने देख लिया। अभी हम चलते हैं टेस्ट की ओर। टेस्ट में बेसिकली जो कोरोना है ये RNA के फॉर्म में होता है, और इस RNA को हम क्या करते हैं तो कन्वर्ट करते हैं DNA में। यही कारण है कि जब भी आप कोरोना वायरस के लिए टेस्ट करवाएंगे तो उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगती है ना, 1 से 2 दिन लगते ही, या फिर अभी तो आ गए हैं नई टेक्नोलॉजी जिसके आधार पर सेम डे में आपको रिपोर्ट आती है। लेकिन चूंकि RNA को हम DNA में कन्वर्ट करते हैं, इस कारण से इस टेस्ट का नाम है RT-PCR। द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR
इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। फिर से बोल रहा हूं, क्योंकि हम आरएनए को रिवर्स करते हैं डीएनए में, इस कारण से इसके शुरुआत में ही नाम लिखा हुआ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म मैंने बहुत बार आपको बताया है कि मेरे हर एक क्लास में शॉर्ट फॉर्म पे मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस दूंगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में न सिर्फ करंट अफेयर्स बट बैंकिंग एग्जामिनेशन, बैंकिंग टर्म्स के लिए 4 से 5 सिर्फ शॉर्ट फॉर्म पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा इन आरटीपीसीआर टी स्टैंड फॉर व्हाट, है ना। तो उस कंडीशन में रिवर्स हम करते हैं, आरएनए कन्वर्टेड इनटू डीएनए, इसका रिवर्स है, ट्रांसक्रिप्शन है, पोलीमराइज थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, और चेन रिएक्शन है। दिस इज द फुल प्रूफ टेस्ट फॉर आरटीपीसीआर। नेक्स्ट हम 2 टेस्ट और भी करते हैं। एक टेस्ट हम और करते हैं जिसमें हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं, जब अनसिम्मेट्रिक कोरोना होता है तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कोरोना था क्या। तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी टेस्ट हम करते हैं, मतलब हमारे अंदर एंटीबॉडी डेवलप हुआ है, इट मीन हम कोरोना से होके गुजरे हैं। तो एंटीबॉडी सिर्फ याद रखना है, ज्यादा कुछ याद रख, आपसे पूछा जाएगा which of the following test is not related with कोरोना वायरस या कोविड-19, उस कंडीशन में आरटीपीसीआर इज राइट आंसर, एंटीबॉडी टेस्ट इज राइट आंसर, एंटीजन टेस्ट इज राइट आंसर। इस 3 को छोड़ के अगर कोई चौथा आपको देखने को मिलता है तो देयर यू कैन टिक मार्क दैट दिस टेस्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर कोरोना कोविड-19 टेस्ट। फर्स्ट टेस्ट इज आरटीपीसीआर, जो फुल प्रूफ टेस्ट है, इसमें 100% जानकारी हमें मिलता है कि कोरोना है या नहीं। इसके अलावा एंटीबॉडी में हम ये चेक करते हैं कि प्रीवियसली हमें कोरोना था या नहीं, और एंटीजन भी एक टेस्ट है। इस एंटीजन में क्या टेस्ट करते हैं वो आप देख ले, यहाँ पे मैंने आपको अंडरलाइन किया है, क्या लिख किया, किससे मैंने कर्सर रखा है अभी, प्रोटीन। प्रोटीन। हम कोरोना के प्रोटीन को टेस्ट करते हैं। इस कारण से कहा जाता है कि समटाइम्स एंटीजन टेस्ट जो है वो सही जो आंसर है वो नहीं देता है, क्योंकि शुरुआत के दिनों में आपने अगर कोरोना हुआ, शुरुआत के फर्स्ट 2 या 3 डेज में आपने टेस्ट करवाया, तो हो सकता है उसका प्रोटीन का डेवलप नहीं हुआ होता है, इस कारण से एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आता है, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे एंटीजन टेस्ट में हम क्या टेस्ट करते हैं, तो प्रोटीन, कोरोना वायरस का जो प्रोटीन है वो है या नहीं। इफ यस, antigen test will be positive, if no, antigen test will be negative. But what we test in antigen, that is protein of coronavirus. So these 3 above tests is required for COVID-19. Okay? हाँ सर। Yes sir. Yes sir. देखो अभी आपको कोरोना वायरस बता रहा हूं ना, इसके बाद कोई भी कहीं का भी कोई भी क्वेश्चन निकालो कोरोना वायरस का, और ना बने ऐसा संभवतः नहीं होगा, नहीं बनेगा तो हो सकता है कुछ नए चीज आ जाएंगे, तो नहीं हो सकता है बने, बट फिर भी इतनी बात मैं आपको आज बता के जाऊंगा इस कोरोना वायरस रिलेटेड एज ऑन डेट अपडेटेड। हो सकता है अब 10 दिनों के बाद कुछ नया अपडेट आ रहा है, कुछ नए स्कीम आ रहे हैं, या फिर कुछ नया ऐप लॉन्च हो गया, तो ठीक है, आने वाले दिनों में हम अपडेट करेंगे, बट एज ऑन डेट दिस इज 100% अपडेटेड टर्म्स एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड टू कोविड-19। हम चलेंगे, जब कोविड-19 की शुरुआत आपके देश में हुई थी जनवरी 2020 में, क्योंकि जब आपने केरला का नाम देखा था वहीं पे मैंने डेट भी मेंशन किया है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट डेट नहीं था, इसका मैंने बताया नहीं, बट फिर भी आप जाने कि जनवरी 2020 में जब कोरोना ने ये पैर पहचानने शुरू किए, तो हमारे पास जो आर्मी है या फिर नेवल है या फिर एयरफोर्स है, उसमें आर्मी तो कुछ कर नहीं सकती है, कहीं बाहर जाकर किसी को ला नहीं सकती है, तो नेवल एंड एयरलाइंस, एयरफोर्स, इन 2 आपके जो ये यूनिट है, इन्होंने 2 बड़े ऑपरेशन शुरू किए, ताकि जो ओवरसीज इंडियन है, जो आपके कोई हो जो बाहर में हो, वो अगर इंडिया आना चाहते हैं तो उनके लिए जो एयरलाइंस ने शुरुआत किया जिस मिशन का, उसका नाम था वंदे भारत मिशन। देखिए अभी बहुत आसान लगा रहे, वंदे भारत तो हमने बहुत बार न्यूज में सुना, लेकिन जब चॉइस आएगा आपसे बोला जाएगा वंदे भारत मिशन, हिंद भारत मिशन, रिटर्न भारत मिशन, तो ऐसा लगेगा कि हो ना हो ये तो रिटर्न वाला ही काम था, तो लोग ठोक दो रिटर्न पे, बट ऐसा है नहीं। द आंसर इज वंदे भारत मिशन स्टार्टेड बाय द एयरलाइंस एंड सेम टाइम जो नेवल ने जहाजों के माध्यम से लोगों को लाने की शुरुआत बेसिकली गल्फ कंट्री से की थी, उस ऑपरेशन का नाम दिया था ऑपरेशन समुद्र सेतु। ओके, ऑपरेशन समुद्र सेतु। एक मिनट थांबा, समुद्र सेतु के नाम से ही लग रहा है कि समुद्र में ही जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है एयरलाइंस तो जाएगी नहीं, तो समुद्र सेतु आप नेवल पर टिक कर सकते हैं। एंड वंदे भारत थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये एयरलाइंस
कंपनियों के द्वारा, बेसिकली इंडियन एयरलाइंस के द्वारा शुरुआत किया गया मुहिम था, जो ओवरसीज इंडियंस हैं उनको वापस लाने के लिए। इससे आगे हम चलते हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई साहब हमारे पास थोड़ा सा क्या है, तो आप लोग अगर आप लोग सक्षम हैं तो हमें मदद कीजिए, और उस मदद किए हुए पैसे से हम कोरोना के खिलाफ ही हम उसे यूज करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के उस आह्वान का जो नाम हमने दिया है उसका नाम था पीएम केयर फंड। आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि बहुत सारे जो वेंटिलेटर हैं उस पर नाम लिखा हुआ पीएम केयर फंड का। तो पीएम केयर फंड को लॉन्च किया गया, ये कहते हुए लॉन्च किया गया कि अगर आप सक्षम हैं तो इसमें आप डोनेट कीजिए, और इस आपके डोनेशन से हम एंटी कोरोना के लिए क्या करेंगे, तो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो पीएम केयर फंड, यहाँ पे पीएम केयर का भी फुल फॉर्म लिखा हुआ है। पीएम तो ऑब्वियसली बात है प्राइम मिनिस्टर, केयर का थोड़ा सा फुल फॉर्म आप जाने तो बेहतर है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। फिर से बोलता हूं, सिटीजन असिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है कि इंडियन सिटीजन के असिस्टेंस के लिए एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए पीएम केयर फंड की शुरुआत की गई है। और अभी हाल ही के दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने यह भी अनाउंस किया है कि वैसे बच्चे जिनके पेरेंट्स का हमने क्या मतलब दोनों माँ और पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, उनको इस पीएम केयर फंड के थ्रू ही 10 लाख रुपए का असिस्टेंस दिया जाएगा व्हेन दे टर्न एज एज ऑफ 18। तो ये 4 फैक्ट मैंने आपको बताया। इसमें पहला वंदे भारत, दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु, तीसरा जिस फंड की शुरुआत की गई पीएम केयर फंड है। पीएम केयर में केयर का थोड़ा सा आपको जो फुल फॉर्म है वो याद रखना है, सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, एंड 10 लाख रुपए का जो मुआवजा है उन बच्चों को दिया जाएगा जिनके माँ और पिता दोनों इस कोविड के अंदर एक्सपायर हुए हैं, पैन इंडिया कहीं भी। क्लियर? यस सर। यस सर। मजा आ रहा है जी? बोर लग रहा है? थोड़ा करंट अफेयर्स बोरिंग होता है, लेकिन क्या करोगे, अब पढ़ना ही है। हाँ, क्योंकि 15 से 16 मार्क्स का आपका वेटेज है, तो ये ऑप्शन नहीं है। जो मैं करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूँ ये एग्जैक्ट करंट अफेयर्स नहीं है, ये एक टॉपिक मात्र है ना। अभी आपको मैं एक पीडीएफ दिखाता हूँ, उस पीडीएफ को देखने के बाद आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन में जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं उसका वेटेज क्या होता है। ये देखो, देखिए आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ करंट अफेयर्स में हम जो डिस्कस करेंगे, ठीक है, हो सकता है कि क्लास हमारे पास संडे को एक ही अवेलेबल हो पाती है, तो आपके साथ नहीं, लेकिन किसी भी थ्रू में आपके चैनल पे ये सारे वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें अपॉइंटमेंट से जुड़े हुए डिस्कस मेरे द्वारा जो सेट किया जाएगा वो 5 होगा। उसमें से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं? अरे वेटेज कितना है? 1 mark। हाँ, तो आपके करंट अफेयर्स में हर एक एग्जामिनेशन में एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सीजीआई बने हैं, कौन आपके आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं, किसको हमने सीबीआई का नया चीफ बनाया है, हमने सीबीआई के नए प्रेसिडेंट किसको बनाया है। एक अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल न्यूज, कुछ कोई भी नेशनल न्यूज अगर हो तो 5 to 7 मार्क्स का इसका वेटेज है। हो सकता है 5 मार्क्स से पूछ जाए, हो सकता है 6 मार्क्स से पूछ जाए, बट 5 मार्क्स तो आपके 100% फैक्ट हैं कि आपका नेशनल न्यूज 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये जो अवार्ड है, चाहे भारत रत्न अवार्ड हो, दादा साहब फाल्के अवार्ड हो, पद्म भूषण हो, पद्म विभूषण हो, या फिर मरणोपरांत कोई भी हमने अवार्ड दिए हो, तो अवार्ड से जुड़ा हुआ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस, बैंकिंग टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, बैंकिंग टर्म्स हम अलग से पढ़ ही रहे हैं जिसमें 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड करंट अफेयर्स, किसी बैंक ने नई कोई ऐप मुहिम ला दी, किसी बैंक ने कोई नया पॉलिसी ले आया, किसी बैंक ने कोई नया अकाउंट ओपनिंग ले आया सेक्शन ऑनलाइन के लिए, कि आरबीआई ने किसी बैंक को लाइसेंस कैंसिल कर दिया, वहां से 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एज और डेज, है ना, आपके डेट ऑफ बर्थ को छोड़ के बाकी जितने भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बुक्स,
तो किसने बुक्स लिखा है और उस बुक्स का नाम क्या है? 1 मार्क्स क्वेश्चन, ऑलवेज और एन ऑलवेज। इंटरनेशनल यूज है ना, किसी देश का कोई नया प्रस्ताव आया हो, कोई नया प्रपोजल आया हो, हमने किसी देश के साथ कोई नया एक्सरसाइज, ज्वाइंट एक्सरसाइज किया हो, उसका नाम क्या है? तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। गेम से जुड़े हुए भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोई गेम्स हुआ, अभी आईपीएल को हमने शिफ्ट किया, कहाँ शिफ्ट किया, या फिर जो ओलंपिक है कहाँ होने वाला है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पर्सन इन न्यूज, एक नाम दे दिएगा और बोलेगा कि ये किस चीज से रिलेटेड है, ये साहित्य से है, ये सिनेमोग्राफी से है। और एक बंदा जो भगवान को प्यारा हो गया, उनसे भी पूछा जाएगा कि ये जो प्यारे हुए हैं, ये आप अगर जानते हैं तो बताएं कि क्यों प्यारे हो गए हैं, तो वो किस क्षेत्र से जुड़े हुए, किस फील्ड से उनका जुड़ाव था। तो एक पोस्टोमेट्री मरणोपरांत उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कहने का मतलब 17 to 20, बट अमूमन 15 to 16 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। दिस इज द सिलेबस ऑफ करंट अफेयर्स। यहाँ पे किसी को शक, कोई पूछना है मेरे से? सर आपने जो ऊपर लिखा है कि डिस्कस है और उसके बाद में वेटेज है वो पीडीएफ के अंदर, तो जो डिस्कस करेंगे उसी के अंदर से तो नहीं आने वाला, मतलब कि और भी पढ़ना पड़ेगा। अरे भाई, अगर 5 हमने डिस्कस किए, 5 में से एक आ जाए तो मेरे को तो लोग हिमालय पहाड़ पे बैठा देंगे कि साक्षात ये वो गुरु जी हैं जो 5 बताते हैं तो उसमें से एक आता है। तो फिर आपको तो मैं मिलूंगा ही नहीं, मैं तो हिमालय पहाड़ पे बैठा रहूंगा। मेरे कहने का मतलब है कि एक दिन में मैं उस सेक्टर से, मतलब अगर अपॉइंटमेंट है तो अपॉइंटमेंट से मैं 5 अपॉइंटमेंट बताऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसी 5 में से एक अपॉइंटमेंट पूछे जाएंगे, है ना। हाँ मैं एक दिन में कितना बता सकता हूँ अपॉइंटमेंट से रिलेटेड? तो 5, लेकिन अपॉइंटमेंट, होल अपॉइंटमेंट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे? पूरा सागर को ढूंढने के बाद गागर से मिला या नहीं, तो वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस बहन इस नजरिए बिल्कुल ना रहे कि मैं 5 मार्क्स बताऊंगा और 5 में से एक पूछ दिया गया, तो फिर तो मेरे को आरबीआई बुला लेगा अपने क्वार्टर में कि साहब 40 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, आप तो 200 मार्क्स पाते हो, 40 मार्क्स पूछे चले जाते हैं। ठीक है सर, अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों के लिए अच्छा है, बट ऐसा होगा नहीं। बोलिए सर, स्कैम और फ्रॉड जो होते हैं उसके रिलेटेड भी आ सकता है? इससे स्कैम्स और फ्रॉड्स जो होते हैं उसके रिलेटेड आ सकता है? अरे स्कैम्स और फ्रॉड तो बैंकिंग के अंदर ही होंगे ना। हाँ हाँ सर, डिस्कस किया था 1992 अरशद मेहता स्कैम। तो बैंकिंग फाइनेंस के अंदर ही होंगे ना। हर्षद मेहता ने अगर शेयर घोटाला किया था, करेक्ट, उसने अगर यूनियन बैंक के एसएलआर को बेच दिया था, ये तो बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। तो मैं तो स्पष्ट बता दिया हूँ कि बैंकिंग में फाइनेंस से जुड़े हुए कोई भी हो, आपसे 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट ये जो आपने बोला है कि हर्षद मेहता से जुड़े हुए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, दिस इज नॉट करंट अफेयर्स, ये बैंकिंग टर्म्स है। क्योंकि जब मैं सेबी पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो हर्षद मेहता का नाम लूंगा ही, 1991 1992 का नाम लूंगा ही, और ये भी बताऊंगा कि यही वो शख्स है जिस शख्स ने एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रिजर्व को अपने बैंक से बाहर ले आया था, स्टॉक मार्केट में लगा दिया था। ये बात मीडिया में आई, तो हर्षद मेहता के साथ एक और लंबी कहानी है, बाद में हम बात करेंगे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? Sir, this was the first CBI's case to handle financial fraud. Yes, correct. क्योंकि 1991 में बेसिकली हमारे पास न्यू बैंकिंग टेक्नोलॉजी आई थी, तो पहला वही केस रजिस्टर हुआ था। ठीक है, अरे सब बात करेंगे दादा, तुम सिर्फ बने रहो हमारे साथ। ऐसी कोई बात नहीं होगी बैंकिंग फाइनेंस की जो आप मेरे मुंह से सुनेंगे नहीं। चलो आगे। हमारा कंसंट्रेशन आज कहाँ है? हमारा कंसंट्रेशन आज करंट अफेयर्स पे है। ओके, Yes, sir. ओके सर। चलते हैं, कहाँ पे चलूं? चलिए, हम सर बाद में आप अपने आप को पीडीएफ हम शेयर लोगों कर ने दोगे ना? कोरोना वायरस के हवाले कर दिया है। आज के क्लास में हमने अपने आप को पूरी तरह कोरोना वायरस के हवाले कर दिया है। हेलो सर। ऐप आया था, आई होप कि आपको ये ऐप बिल्कुल याद होगा, है ना। कोरोना के साथ भी, कोरोना के बाद भी LIC के तहत इस ऐप का आपको रिंगटोन सुनाई देता था, दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप हमने 2 अप्रैल 2020 को लाया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो आरोग्य सेतु ऐप है, ये कितने लैंग्वेजेस में था, ये इंपॉर्टेंट है। अभी भी है,
ये आरोग्य सेतु ऐप, हालांकि इसका एडवर्टाइज कम कर दिया गया है, बट अभी भी ये ऐप एग्जिस्टिंग ऐप है, नाम है आरोग्य सेतु। तो यहाँ पे चूंकि मैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पे आ गया हूँ कोरोना के अंदर, इस तरह से ये ऐप बताए बिना आगे निकल जाऊं ये पॉसिबल नहीं था। तो आरोग्य सेतु ऐप 12 लैंग्वेजेस में ये ऐप अवेलेबल है, इसको आपको याद रखना है। लेकिन आज के डेट में अगर आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आपको जिस ऐप पे, आपको जिस लिंक पे रजिस्टर करना पड़ेगा वो आरोग्य सेतु नहीं है। द नेम ऑफ द ऐप, द नेम ऑफ द वेबसाइट इज कोविन, द फुल फॉर्म ऑफ कोविन। फिर से ये कोविन है तो क्या है, हम क्या कोरोना वायरस को विन कर गए, इस तरह से इसका नाम हमने कोविन रखा? आंसर इज नो। द फुल फॉर्म ऑफ कोविन इज कोविड वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, है ना। क्या है तो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन है कि हम कितना, हम लोगों ने लगाया, एक डिस्ट्रिक्ट में कितना लगा, एक ईएससी ने कितना लगाया, और बाय द एंड एक स्टेट ने कितना लगाया है। तो ये कोविन के थ्रू आईसीएमआर को इसकी पूरी जानकारी मिलती है। हम आएंगे थोड़ी देर के बाद आईसीएमआर के ऊपर क्यों इम्पोर्टेंट है, बट कोविन वो ऐप है जिसमें वैक्सीनेशन का सारा काम हम करते हैं। एक और ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे हम स्टेट के ऐप पे नहीं है, यहाँ पे हम गवर्नमेंट के ऐप पे हैं। एक और ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम दिया सहयोग, है ना, जिसमें डेटा कलेक्ट करने की बात कही जा रही थी, किस डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट से जुड़े हुए कितने लोग पॉजिटिव हैं। तो उस ऐप का नाम था सहयोग। सहयोग को याद रखें, कोविन को याद रखें, आरोग्य सेतु को आप जरूर याद रखें। चलिए आगे चलेंगे। अभी आ जाते हैं हम, ये इतने तो हो गए, बट वैक्सीन लिया क्या आप लोगों ने? हाँ लिया सर, लिया। शाबाश। तो वैक्सीन अगर लिया है तो अभी हमारे इंडिया में 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक कोविडशील्ड है, एक कोवैक्सीन है, और एक रशियन वैक्सीन है, स्पुतनिक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये कोविडशील्ड बनाता कौन है। देखिए कोविडशील्ड बनाता कौन है ये सिर्फ आपको याद रखना है। हालांकि कोविडशील्ड का जो फॉर्मूला है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का है। फॉर्मूला कहाँ का है, कहाँ पे ये अनुसंधान हुआ, रिसर्च कहाँ पे हुआ, वो बातें आप छोड़ दें। बट जो मैन्युफैक्चरिंग, अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये पूरा फंक्शन हुआ और फंक्शन होने के बाद उन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविडशील्ड बनाने का परमिशन दिया है, तो वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पे याद रखिए कोविडशील्ड कौन बनाता है, तो सीरम इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे में है। दूसरा है कोवैक्सीन, कौन बनाता है? तो भारत बायोटेक बनाती है। स्पुतनिक की बात है, स्पुतनिक एक ऐसा वैक्सीन है जो रशिया के द्वारा डेवलप किया गया है। हाल ही के दिनों में बातें चल रही है कि इंडिया की भी कोई कंपनी इसे बनाएगी। तो बनाएगी तो बाद में आप नाम याद रखेंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट वो है वो ये है कि कोविडशील्ड बनाता कौन है, तो सीरम इंस्टीट्यूट है। कोवैक्सीन बनाता कौन है, तो भारत बायोटेक है। ये दोनों कंपनी के नाम इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वैक्सीन से आगे आपको एक और दवा की ओर मैं ले चलना चाहूंगा जिसका नाम बहुत ज्यादा आपके न्यूज में आया। तो जो चीज न्यूज में है समझ जाए, करंट अफेयर्स के लिए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक इंजेक्शन का नाम बहुत ज्यादा फैला कि ये इंजेक्शन के इतनी कालाबाजारी हो रही है, 4,000 की इंजेक्शन 40,000 मिल रही है, वो नाम था रेमडेसिविर। रेमडेसिविर में आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, रेमडेसिविर बनाता कौन है। ठीक है, आप पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डू नॉट मैन्युफैक्चर रेमडेसिविर इंजेक्शन। उस कंडीशन में हेट्रो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो, किसी का माइक ऑन है क्या? सबसे ज्यादा जो आपकी रेमडेसिविर पे भरोसा किया गया, वो जिस कंपनी के रेमडेसिविर पे किया गया वो हेट्रो था। तो हेट्रो, सिप्ला, कैडिला, डॉक्टर फ्रेडरी, ये 4 ऐसे बड़े, और भी कंपनी बनाती है, बट ये 4 ऐसे बड़े कंपनी हैं जो आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है, जिसको 2020 में हमने नहीं बल्कि ये यूएस का इंजेक्शन है। तो 2020 में नवंबर 2020 में आपको ये WHO ने इसको क्या किया था, तो इमरजेंसी यूज के लिए सर्टिफाइड किया था। बिफोर नवंबर रेमडेसिविर कहीं से भी मार्केट में अवेलेबल नहीं था या फिर चर्चा में नहीं था। तो रेमडेसिविर एक नाम याद रखें, और उसके ऊपर के 3 आपके वैक्सीन के नाम को याद रखें, कोविडशील्ड, कोवैक्सीन एंड स्पुतनिक। ओके,
वर्ल्ड में कितने कंट्री? 193 195 Around 200. 205. अराउंड 200। 205. हाँ, और यूएनओ में कितने मेंबर? 193 plus 2. 193। पक्का? चलो यूएनओ का चीफ बताओ। अच्छा, जिसने बोला है 193, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी पढ़ा गया है। वेरी गुड। तो 193 है, 194 है या 195 है, इसकी बात हम करेंगे इंटरनेशनल और नेशनल क्लास में। Antonio Guterres. पूजा पूजा, भंडारी। तो पूजा सिर्फ ये बता दो कि जो एंटोनियो गुटेरेस है ये कौन से कंट्री के हैं। आने वाले 7 दिनों तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी नेक्स्ट क्लास 7 दिनों के बाद ही होगी। एंटोनियो गुटेरेस इज राइट आंसर, हु इज द जीएस जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनओ। कहाँ से है ये एंटोनियो गुटेरेस? इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा गया है कि एंटोनियो गुटेरेस कहाँ से हैं। चलिए, कहाँ से हैं संभवतः नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट इतनी बात आपने बताई, थैंक यू सो मच। आगे हम चलते हैं। आप जाने कि वर्ल्ड में जो 218 कंट्री हैं उसमें कोरोना वायरस कहाँ कहाँ पे है। तो देयर आर मोर देन 200 नेशन। कितनी बड़ी बात है ये, सोच लें। कुछ तो ऐसे देश हैं जहाँ की पॉपुलेशन 50,000 है, वहां भी इस वायरस ने दस्तक दे दिया है। देयर आर अराउंड मोर देन 200 नेशन जहाँ पे इस कोरोना ने अपना जो तांडव है वो दिखाया है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोरोना अगर हुआ तो किस सिस्टम को वो डैमेज करता है? तो जो सार्स का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, संभवतः आज ही बताया है अगर याद हो तो उस सार्स के फुल फॉर्म में रेस्पिरेटरी का नाम मैंने बताया था। तो कोविड होने के बाद जो सिस्टम हमारे अंदर की डैमेज होती है, इस कारण से देखा होगा आपने कि ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक ही चीज डैमेज होता है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा लंग्स है। ये दूसरी बात आपको याद रखनी है। थर्ड पॉइंट, ये मैं आपके एसबीआई कलर्स के लिए आउट करता हूं कि संभवतः ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और कोविड से जुड़ा हुआ आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैं आपसे बताना जा रहा हूं कि ये जो कोरोना वायरस है इसका जो इफेक्ट होता है वो कितने से कितने दिनों के बीच होता है। तो दिस पीरियड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने स्पष्ट लिखा है 2 to 14 डेज। आपको 2 to 14 ही याद करना है, ऐसा नहीं कि 3 to 14 याद कर लीजिएगा। जब भी चॉइस आएंगे तो आपको सिर्फ इसी रेंज पे क्लिक करना है कि द वायरस इज हाईली कंटेजियस एंड द इनकम्बेंशन पीरियड रेंजेस बिटवीन 2 to 14 डेज। भूलने का नहीं कि 1 to 14 डेज है, 2 to 14 डेज है या 7 to 14 डेज है। आंसर इज ऑलवेज एंड ऑलवेज। जो इसका इनकम्बेंसी है, जो ये पूरा पसार अपना फैला लेता है, अगर कोरोना हुआ 14 डेज तक आप ठीक हैं तो संभवतः ये माना जाता है कि होके चला गया। दैट इज द रेंज इज 2 to 14 डेज। एंड मोस्ट आज की क्लास की दूसरी सबसे बड़ी बात, क्योंकि बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए मद्देनजर हम पढ़ रहे हैं, इस कारण से जिस समय 2020 में फर्स्ट कोविड आया था तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर से बोल रहा हूं उस फैक्ट को ध्यान से सुने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मार्च से लेके अगस्त तक ईएमआई को वेव कर दिया था। अगर आपने कार लोन लिया था तो मार्च से लेके अगस्त तक आपको ईएमआई भरने की जरूरत नहीं थी। दिस इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। आपसे पूछा जाता है कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है। फिर से यहाँ पे आपको बता दूं कि मोराटोरियम पीरियड क्या होता है कि सपोज आपने एजुकेशन लोन लिया, आप मान लीजिए एमबीए कर रहे हैं, आज आपने एजुकेशन लोन लिया है तो इंटरेस्ट आज से चालू होगा, बट आपको जो ईएमआई पे करना है वो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर कोर्स एंड 6 मंथ एडिशनल। तो ये जो पीरियड है दिस इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। कौन सा पीरियड? तो एक तो कोर्स कंप्लीट हो गया, कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, हम बोल रहे हैं कोर्स कंप्लीट हो गया, फिर हो सकता है कि 2, 4, 5, 10 इंटरव्यू आप दीजिएगा, फिर सिलेक्शन आपको होगा। तो ये जो 6 महीने का गैप हमने दिया है, दिस 6 मंथ पीरियड इज कॉल्ड मोराटोरियम पीरियड। यही वो मोराटोरियम पीरियड है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने अंदर रजिस्टर्ड तमाम बैंकों को लागू किया था कि आप
कोई भी लोन हो, किसी भी टाइप का लोन हो, टर्म लोन होना चाहिए। टर्म लोन करने का मतलब कि होम लोन हो, कार लोन हो, एजुकेशन लोन हो, पर्सनल लोन हो, इसको हम कहते हैं टर्म लोन, है ना। तो कोई भी लोन आप छोड़ रहे, टर्म लोन क्या है, सीसी क्या है, ओडी क्या है, आप छोड़ रहे, आप सिर्फ याद रखें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो मोराटोरियम पीरियड इंट्रोड्यूस किया था कोविड के पीरियड में, वो 2020 में किया था। ये पीरियड 6 मंथ का था, मार्च टू अगस्त, नॉट सितंबर। सितंबर में आके फंसना नहीं है। ऑप्शन में अभी इंश्योरेंस का एग्जाम हुआ था, ऑप्शन में सितंबर पूछा हुआ था, अप्रैल टू सितंबर, नो, मार्च टू अगस्त इज अ मोरेटोरियम पीरियड, जहां पे ईएमआई देने की जरूरत नहीं थी। मोरेटोरियम को अगर समझने में किसी को दिक्कत आई है तो बेहिचक बेबाक मेरे से पूछिए। कोई ऐसे जिनको मोरेटोरियम पीरियड समझ में नहीं आ रहा है, समझ में आ गया? हेलो सर। चलेंगे हम, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। हेलो सर। बोलिए बोलिए। सर मतलब इस पीरियड में इंटरेस्ट लगेगा नहीं या ईएमआई भरने का मतलब इस नहीं पड़ेगा? पीरियड में इंटरेस्ट लगेगा, आपको ईएमआई देना नहीं है। समझ में आया? ओके सर, ओके। बैंक इंटरेस्ट पे ही लगता मैंने एजुकेशन लोन में बताया था कि हमने आज अगर एजुकेशन लोन दिया है तो इंटरेस्ट आपसे लगेगा, बट ईएमआई हमें पे करना है तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स एज वेल एज 6 मंथ और 1 ईयर, वट एवर बैंक इज ग्रांटेड, है ना। तो इंटरेस्ट हमें लगता रहेगा, बट हमें ईएमआई पे नहीं करना है। क्लियर? तो अंततः होगा क्या? अंततः यही होगा, जो टर्म हमारा 5 साल में खत्म होने वाला था वो बढ़ के अब 5 7 साल 6 महीना हो जाएगा। बट ये जो 6 महीना जहां पे बहुत लोगों की नौकरी चली गई या पैसा नहीं था, या फिर था भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्लान बना दिया, दिस इज कॉल्ड मोरेटोरियम पीरियड। कोई डाउट? नहीं सर, थैंक यू। चलो आगे। हाँ सर। ओके, चलिए 200 कंट्री को आपने देख लिया, लंग्स को आपने, रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपने देख लिया, मोरेटोरियम पीरियड और की जो पीरियड है उसको भी आपने देख लिया कि मार्च टू अगस्त का है। अभी हम चलते हैं एक ऐसे अनुसंधान केंद्र की ओर, जिस अनुसंधान केंद्र का काम ही यही है कि इंडिया के अंदर कोई भी अगर क्लिनिकल डेवलपमेंट हो रहा है तो वही ऑर्गेनाइजेशन जिम्मेदार है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ICMR. The full form of ICMR is Indian Council of Medical Research. तो मेडिकल रिसर्च तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है, मैंने पहले ही बता दिया, कोई भी अनुसंधान, कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा मेडिकल रिलेटेड तो यही ऑर्गेनाइजेशन उसका जिम्मेदारी लेगी। तो मेडिकल रिसर्च आपको याद होना चाहिए। इंडियन काउंसिल आपको सिर्फ याद करना है कि ICMR का फुल फॉर्म क्या है। तो बहुत बार आपने देखा होगा कि ICMR का लाइव अपडेट आ रहा है, ICMR ने ये आंकड़े दिए हैं, तो दिस इज व्हाट ICMR। इस ICMR के फुल फॉर्म से ज्यादा एक बात और इंपॉर्टेंट है, हु इज आवर प्रेजेंट हेल्थ मिनिस्टर, है ना। तो डॉक्टर हर्षवर्धन जो है, ऐसे भी आप जाने कि आपको हर एक मिनिस्टर, जो यूनियन मिनिस्टर है उनका नाम याद रखना चाहिए कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है। तो उसकी कड़ी में ये एक मिनिस्टर का नाम, चूंकि हम हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, तो आवर हेल्थ मिनिस्टर इज डॉक्टर हर्षवर्धन। उसके जो नीचे की फैक्ट है वो संभवतः कंफ्यूज करने वाली फैक्ट है। आपसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के लिए जो अलग अलग आपके पर्टिकुलर जो जगह थे उनको 3 जोन में डिवाइड किया था। Who of the following, which of the following is not the zone divided by government of India under COVID-19? Option will be red, orange, green and yellow. तो आपको लगेगा कि अरे हर एक जगह तो रेड, येलो और ग्रीन से ही काम होता है, ट्रैफिक लाइट पे भी यही होता है, रेलवे लाइट पे भी यही होता है, तो ऑरेंज में ही टिक मार्क कर दो। बट देखिए आप अपने पीडीएफ को, आपके स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है। जो जोन था उस जोन में येलो का नाम दूर दूर तक नहीं है ना। रेड जोन जो हाईली कंटेमिनेटेड एरिया था वो रेड जोन था। ग्रीन जोन जहां पे 5% से कम आपका क्या था, तो इंफेक्शन था, वो ग्रीन था। और रेड और ग्रीन के बीच का जो था वो येलो की जगह ऑरेंज था। इस बात को कतई भूलना नहीं है, क्योंकि ये चीजें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करती है ऑप्शन के समय। अभी आप समझ के अच्छा लगेगा, लेकिन ऑप्शन जब आएगा तो फिर वहां पे कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा और फिर वहां पे हनुमान जी, भोला बाबा का नाम याद आने लगेगा आपको। चलो आगे। Yes, sir. यस, चलिए आगे कहाँ चलेंगे? तो आगे हम चलेंगे जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फर्स्ट, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस समय लॉकडाउन लगाया था। इस बार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपना हाथ उठा दिया और बोला कि भाई साहब
स्टेट है, आत्मनिर्भर बन जाओ। 28 स्टेट हैं, अपने आप अपने अपने ढंग से आप लॉकडाउन लगाओ और उसको अनलॉक करो। बट जिस समय फर्स्ट टाइम लॉकडाउन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इम्पोज किया गया था और उसको फिर हटाया गया, तो उसका नाम क्या दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? तो द नेम वाज अनलॉक 1। ठीक है, तो अनलॉक 1 को याद रखें कि लॉकडाउन को जब समाप्त किया गया तो क्या आया आपके पास? तो अनलॉक 1, जिसमें लॉकडाउन में राहत दी गई थी, तो अनलॉक 1 था। एंड एक बुक का नाम थोड़ा सा यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि बुक से एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि अलग अलग चैप्टर में अलग अलग टाइप में मैं बुक का नाम आपको बताऊंगा ही, बट फिर भी चूंकि ये कोविड से रिलेटेड बुक है, बिहाइंड द मास्क कोविड-19 बुक, ये दिस इज द नेम ऑफ द बुक। जो बोल्ड में आपको दिख रहा है वो बुक का नाम है। और लिखा किसने? तो मोहम्मद अब्दुल मन्नान ने इसको लिखा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि बुक्स और जो पर्सन डेड हो गया है या पर्सन जो न्यूज में है, ये ऐसे टॉपिक हैं जिसमें कितना भी पढ़ लो कम होता है। सही बोलता हूं मैं, ये 2 ऐसी टॉपिक है जिसको मैं कभी पढ़ के 2009 या 10 का एग्जाम नहीं देता था, क्योंकि मुझे पता था कि जो मैं पढ़ूंगा वो तो रहेगा ही नहीं एग्जामिनेशन में। बुक और पर्सन या फिर जो मर गए हैं वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, ये आज तक आपके सामने बैठा हुआ 12 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस रखने वाला बंदा नहीं पढ़ा, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए कि संभवतः अगर आपसे यही कारण था कि मेरे जो सिलेक्शन थे वो नाबार्ड में 2010 में 1 मार्क्स से छूट गया। हो सकता था कि अगर पढ़ा होता तो 1 मार्क्स वहां आ गया होता तो नाबार्ड में आज होता। तो आज नाबार्ड में नहीं हूँ, कहीं और हूँ। तो आपको लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जो मैंने मिस्टेक कर दिया, जो मैंने नहीं पढ़ा, वो आपको बिना पढ़ाए निकल जाऊंगा, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बुक इज इंपॉर्टेंट, और उस बुक में एक बुक का नाम आपके स्क्रीन पे आपको दिखा है। बुक कोरोना से रिलेटेड है, बिहाइंड द मास्क है। मास्क पहनो और कोविड-19 पे बुक लिखो। ये मोहम्मद साहब ने लिखा है, मोहम्मद अब्दुल मन्नान। इसके आगे थोड़ी सी बात संभवतः आप जाने तो बेटर है, पूछा जा सकता है कि अलग अलग जो एप्लीकेशन है, अलग अलग जो स्कीम है, अलग अलग स्टेट ने लॉन्च किए हैं। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, माझा परिवार माझी कुटुंब माझी जवाबदारी ना, महाराष्ट्र का यही है ना, हिंदी में या मराठी में बोलते हैं, क्या है? माझी कुटुंब माझी जवाबदारी, क्या है? फिर से बोलोगे ना, मेरे को थोड़ा सा आता नहीं है मराठी उतना अच्छे से। माझे कुटुंब आणि माझी जबाबदारी। हाँ, तुमने क्या किया भाई कुटुंब के लिए, वो बताओ, तुमने कुछ किया कि नहीं? हाँ सर, फैमिली में कोई अभी तक नहीं है कोविड वाला। ठीक है, गुड, ठीक है। तो चलिए, माझी कुटुंब माझी जवाबदारी में थोड़ा सा माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी महाराष्ट्र का है। ब्रेक द चेन है ना, ये क्या? तो लॉकडाउन नाम दिया गया। ब्रेक द चेन महाराष्ट्र का है। महाकवच ऐप ये भी महाराष्ट्र का है। क्वारंटीन ऐप ये IIT बॉम्बे ने, जितने भी लोग घर में क्वारंटीन थे तो उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए IIT बॉम्बे महाराष्ट्र ने ही इस 4 मुहिम को लॉन्च किया है। क्वारंटीन, महाकवच, ब्रेक द चेन एंड माझी कुटुंब माझी जवाबदारी। उसके बाद देखिए, कवच से जुड़ा हुआ 2-3 आपका ऐप है। एक तो आपने देख लिया महाराष्ट्र का कौन सा है, महाकवच। दूसरा, सबसे बड़ी जो जनसंख्या वाली स्टेट है, 22 करोड़ जिसकी आबादी है, योगी आदित्यनाथ साहब उसके CM हैं, तो आयुष कवच ऐप उत्तर प्रदेश। कोरोना विजय रथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैंने अगर 8 लिखा है तो 8 में से सिर्फ 1 पे ही आपको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, वो तो लिख दिया है आपको थोड़ा सा दिलासा रखने के लिए, अदरवाइज इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन इस 8 में से सिर्फ 1 पे ही अंडरलाइन करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कोरोना विजय रथ की शुरुआत किसने की? आंसर इज वो प्रदेश जिसको 2010 में मध्य प्रदेश को तोड़ के हमने अलग किया था। नाम है छत्तीसगढ़। कहाँ है कैपिटल छत्तीसगढ़ की? रायपुर। कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ रांची है या पटना है? रायपुर। रायपुर है, वेरी गुड। चलिए, गुड गुड। कोरोना कवच ऐप कर्नाटका का है। कोविड केयर एंड बडी ऐप अरुणाचल प्रदेश का है। एंड कोविड लोकेटर ये गोवा के हैं। तो अगर इन चीजों को आप भूल भी गए तो थोड़ा सा काम चल सकता है, जहां तक मैंने देखा आपके एग्जामिनेशन को, तो इन चीजों को आप अगर भूल भी गए तो भी काम चलेगा, अनलेस एंड अनटिल बड़ी एग्जामिनेशन आप नहीं फेस कर रहे हो, एक्सेप्ट कोरोना विजय रथ, इसको आप भूलिएगा नहीं। अदरवाइज ये जो स्टेट इनिशिएटिव है, इसको छोड़ के ऊपर में जितनी भी बात मैंने आपको बताई है, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता
तो मैं आपके अपने ही जेब में लेके इसे निकल गया होता, लेकिन संभवतः ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इस कारण से मैंने आपको बताया है। अभी आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो मेरे से बिंदास पूछिए।